आपके पास पहला सवाल है। हाँ जी, आ गया। पहला सवाल जो है वो है, पहले तो आप जून 2024 है, पेपर 2 है, 1 आवर 45 मिनट से। मेरा टारगेट होगा कि मैं आपको 1 आवर 30 मिनट से पहले पहले ये कंप्लीट करके दिखा सकूं, हम साथ कर सकें। मेरी गुजारिश ये होगी कि मैं सबसे अच्छा क्या होगा, सबसे अच्छा होगा कि अगर आपने ये पेपर खुद से सॉल्व किया हुआ है तो बहुत ही अच्छा मजा आएगा उसमें, उसके साथ चलेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, फिगर 1.1 shows two trolleys on the front of the trolley A there is a wooden rod, ये रही wooden rod, and truly trolley B is at initially at rest। इसकी स्पीड क्या है जी, 0 है। ठीक है। आप सब में से मेजोरिटी से गुजारिश है कि प्लीज काइंडली रीनेम कर लें ताकि मेरे असिस्टेंट्स को अटेंडेंस लेने में प्रॉब्लम ना हो। प्लीज बराए करम, ताकि ये रिकॉर्डिंग भी जारी होती तो मेरे लिए आसानी हो। ठीक है जी। ट्रॉली बी इज इनिशियली एट रेस्ट, यानी उसकी स्पीड 0 है। द ट्रॉली मूव्स लेफ्ट और राइट, द रॉड एंटर्स द मॉडलिंग क्ले। ये रॉड इस मॉडलिंग क्ले के अंदर जा रही है। द रॉड ए स्लो डाउन हो रही है, रॉड बी की स्पीड बढ़ रही है। ठीक है जी, ये इंग्लिश में उसने ये बात कही। अब वो आपसे क्या कह रहा है, फिगर 1.2 शोज स्पीड टाइप ग्राफ। ए की स्पीड कितनी है अगर मैं देखूं तो 0.75 मेरे ख्याल से आ रही है। चेक करिएगा 0.75 है या नहीं है। 0.75 है या नहीं है, देखें। ये 0.7 होगा, ये पॉइंट, ये होगा 0.626467, 0.64, 0.768, 0.7 कर लेते हैं, ऐसे ही है ना, 0.7 ज्यादा बेहतर है। तो ये स्पीड कितनी है जी, 0.7 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड 0 है। ज्वाइन होने के बाद इन दोनों की स्पीड 0.4 है। ठीक है जी। सवाल समझ आ रहा है। 0.72 दानियाल नहीं हो पाएगा, थोड़ा लंबा हो जाए। स्टेट हाउ फिगर 1.2 shows that during the collision trolley B has a uniform acceleration। ग्राफ से आपको ये बात पता है कि आपको ये ओ लेवल मैथ्स में भी पढ़ाया जाता है, आपको ये ओ लेवल फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, चैप्टर काइनेमेटिक्स में, कि आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है एक्सेलरेशन है, और जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो आपके पास टोटल कवर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां तक बात समझ में आती है बेटा? तमाम स्टूडेंट्स थंब करके बताइए कि क्या ये क्लियर है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, बी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। कैसे पता है कि भाई उसका जो ग्राफ है वो एक स्टीप ग्राफ है, जो कांस्टेंट ग्रेडियंट ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इट हैज अ कांस्टेंट ग्रेडियंट ग्राफ। आप कांस्टेंट लाइन भी लिख सकते थे, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते थे। यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ ज्यादा बेहतर हो जाएगा, मैथ वाले खुश हो जाएंगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ। Describe how figure 1.2 shows that the magnitude of the acceleration of B is larger than the magnitude of the deceleration of trolley A। अगर आप गौर से देखो तो A का जो स्टीपनेस है और B की स्टीपनेस दैट इज डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बगैर कैलकुलेशन अगर मुझे ये जानना हो कि मेरी एक्सेलरेशन ज्यादा है, मेरी एक्सेलरेशन कम है, मेरा ग्रेडियंट ज्यादा है, मेरा ग्रेडियंट कम है, तो मैं सिर्फ एक काम करूंगा कि मैं अपने ग्राफ की स्टीपनेस चेक करूंगा कि मेरा ग्राफ की स्टीपनेस क्या आ रही है। अगर मेरे ग्राफ की स्टीपनेस ज्यादा है इसका मतलब मेरा ग्रेडियंट ज्यादा होगा। अगर मेरे ग्राफ की स्टीपनेस कम है तो इसका मतलब मेरा, क्या ये क्लियर है? डिफरेंट स्टीपनेस इन ग्राफ। आगे चले। दानियाल, आपको ओ लेवल मैथ्स में क्या पढ़ाया गया था? आपको ओ लेवल मैथ्स में यही तो पढ़ाया गया था कि अगर स्टीपनेस अलग अलग होगी तो आपका ग्राफ अलग अलग हो जाएगा। द हायर द ग्रेडियंट, द स्टीपर द लाइन, द हायर द ग्रेडियंट। बड़ी मशहूर लाइन है, आपने पढ़ी है। बसी देखो, ये वाली स्टीपनेस अलग है, ये वाली स्टीपनेस अलग है, तो यहाँ की डिसेलरेशन अलग होगी, यहाँ की एक्सेलरेशन अलग होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ फसी भाई। फ्रॉम टीपी गुलशन, ईमान रीनेम करें, अहमद भाई रीनेम करें काइंडली, फातिमा। फातिमा कितनी सारी हैं बेटा, सारी फातिमा अपने अपने स्कूल सेंटर का नाम लिख लें।
फातिमा सिटी स्कूल, काइंडली विद योर कैंपस प्लीज। अफान एजी, माहिम एजी, मोहम्मद अली मसूद साहब, रबाब बेटा प्लीज रीनेम कर ले यार, प्लीज यार, एक एक को बुलवाना नहीं पड़े। टीपी जौहर वाले ग्रुप में कोई लिख दे यार, सारे के सारे गायब हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बी विद द टाइम इज t.40। मैं इसको साफ करता हूं। आप सबसे गुजारिश है, आप सब माशाल्लाह मैथ्स के चीते बच्चे हैं। बी की एक्सेलरेशन मांग रहा है वो, जब पॉइंट फोर है। बी की एक्सेलरेशन जब पॉइंट फोर है, तो ये वैल्यू कितनी है, x2। y2 कितना है, 0.2। y1 कितना है, 0। x2 है आपका 0.4 और x1 है 0.3। तो आपको पता है ग्रेडियंट कैसे निकलता है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। फसी भाई का सवाल कि सर y ओनली ग्रेडियंट, तो आपको याद होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर y एक्सिस पर स्पीड हो और तो x एक्सिस पर टाइम हो, तो आपका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है। और यहां मुझसे एक्सेलरेशन ही मांगी, तो मैंने क्या करा, 0.2 माइनस 0 ओवर 0.4 माइनस 0.3, यानी कि 0.2 ओवर 0.1। मुझे कोई बताएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है? मेरे पास कैलकुलेटर अनफॉर्चुनेटली नहीं है। 0.4 ये रहा ना टाइम बेटा, और 0.3 ये रहा, 0.2 ये रहा, 0 ये रहा। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ऑब्वियसली फातिमा, क्यों नहीं है बहन? अरे भाई ये रहा ना, ये देखो लाइन का स्टार्ट x1 होगा, ये लाइन का एंड है x2 होगा। तुम लोग मैथ्स में क्या कर रहे हो, ट्यूबलाइट हो गए हो क्या? आंसर बताओ, आपके पास क्या आया, 0.2 माइनस 0 ओवर 0.4 माइनस 0.3। बताएं। 2 मीटर पर सेकेंड। अब वो क्या कह रहा है, द मास ऑफ ट्रॉली ए इज 0.8, द मास ऑफ ट्रॉली बी इज 0.6। स्टेट दैट द मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन दिस कोलिजन। कोलिजन से पहले आपके पास, जो कोलिजन के बाद और कोलिजन से पहले जो आपके पास मोमेंटम है वो सेम है, ये प्रूफ करके दें। आपने क्या करा, आपको पता है कि हजरत मोमेंटम जो है तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहेंगे। यानी टकराने से पहले का जो भी मोमेंटम होना चाहिए, वो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, वो टकराने के बाद वाले के बराबर होनी चाहिए। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये क्लियर है? अच्छा जी, तो अब क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई बाय स्पीड, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2। इसका जो भी आंसर आए, दिस शुड बी इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब मेरे केस में तो ये दोनों ऐड हो गए थे ना, तो मैं क्या करूंगा, मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v। क्योंकि टकराने के बाद वो ज्वाइन होके एक स्पीड से चलने लगे। अब वैल्यूज चाहिए। ए का मास कितना है, 0.8। ए की स्पीड कितनी थी भाई, 0.7 प्लस। अब बी तो इनिशियली जीरो पे था ना, बी इनिशियली रेस्ट पे था, तो बी का मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। क्यों सर फहद? आपको मोमेंटम के फॉर्मूले में आपके टीचर ने पढ़ाया है कि अगर स्पीड होगी तो मोमेंटम होगा, अगर स्पीड नहीं है तो मोमेंटम नहीं है। तो बी इनिशियली वॉज एट रेस्ट, तो बी का कोई मोमेंटम है ही नहीं, ये हो गया जीरो। ठीक हो गई बात? अब टकराने के बाद इन दोनों के मासेस ऐड हो गए, 0.6 प्लस 0.8, और स्पीड क्या हो गई, एक ज्वाइन हो गए ना, 0.4। स्पीड इक्वल कहां से हुई है? क्या पूछना चाह रहे थे हम? दोबारा सुन लें फसी भाई। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फसी भाई क्या था, कि टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम बराबर हो। कोई मसला? फसी एंड टेमू। अब मेरे पास ए का मास और मोमेंटम ये आ गया, बी का मोमेंटम ये आ गया टकराने से पहले, ये बराबर होगा टकराने के बाद के। कोई परेशानी? ठीक है। बी नहीं मल्टीप्लाई किया, ये B2 है। अब ए जो है उसका मास है m1,
इसकी स्पीड है v1, कोई परेशानी? बी का मास है m2, लेकिन उसकी स्पीड क्या है टकराने से पहले? जीरो, है ना? बी का मास m2 है, लेकिन टकराने से पहले उसकी स्पीड क्या है? जीरो, यानी उसका कोई मोमेंटम नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब टकराने के बाद क्या हो गया? ए और बी ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो अब ये ज्वाइन हो गए तो मास ऐड हुआ होगा, और मास ऐड होगा तो स्पीड कॉमन हो गई होगी। तब आपने ये इक्वेशन रीराइट करी और इसमें वैल्यूज डाली। क्या ये बात समझ में आती है? तो लेफ्ट हैंड का आंसर राइट हैंड के बराबर आना चाहिए। वसी, तैमूर, दानियाल, अम्मार, आरिस, क्या ये बात समझ में आती है? बताइए, आ रहा है नहीं आ रहा? सबको क्लियर है? आंसर क्या आ रहा है? मुझे आंसर बता दूं। जी बेटा यूसुफ, हमें प्रूफ करना था। शो दैट मोमेंटम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ राइट हैंड साइड। आंसर बताइए। 0.56 is equals to 0.56 shown. In another collision between the same trolleys, the rod and modeling clay are not present. Trolley A hits trolley B with the same initial speed, while the force between the trolley is larger than the collision. वो रबर जो था, वो उसकी फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, अब वो नहीं है। तो दो फोर्सेस इक्वल डायरेक्शन में लगेंगी और इक्वल मैग्नीट्यूड की लगेंगी और ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या ये बात समझ आती है? है ना? ये बात समझ आती है कि भाई पहले तो रॉड और जो मॉडलिंग के लिए थी उन्होंने एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी। अब मॉडलिंग के लिए और रॉड नहीं है, तो अब जब ट्रॉलीज दोनों टकराएंगी तो दोनों प्रॉपर फोर्स एक्सर्ट करेंगी एक दूसरे पे, और जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। क्या ये बात समझ में आती है? बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैंने हालांकि बोला है क्लास ज्वाइन करें, ट्यूबलाइट बच्चे हैं मेरी नसीब में। बेटा नहीं, चलें, ये रहा link. Since the contact surfaces are more rigid and solid, due to which the change in momentum will be higher. क्या मेरी बात समझ में आती है सबको? कोई ऐसा जिसको मेरी बात समझ में नहीं आई? प्रॉपर फोर्स इसलिए नहीं थी दानियाल, क्योंकि पहले एक रबड़ की क्ले थी ना, तो उसने सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी। अब दो सॉलिड टकराएंगे, तो जब सॉलिड टकराएंगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी ना, चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा, एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं होगी। अब पहले तो एनर्जी अब्सॉर्ब भी हो रही थी थोड़ी बहुत। मास डिफरेंट होने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो मास है वो तो कांस्टेंट है, स्पीड से फर्क पड़ता है ना मोमेंटम पे तो, और मोमेंटम का फर्क पड़ता है फोर्स पे। अगले सवाल पे चलते हैं। Figure 2.1 shows a small swimming pool containing water. The depth is 0.8. The density is this. Show that the mass of the pool is approximately this much volume. आपको लेंथ दे दी है, विड्थ दे दी है, हाइट दे दी है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इज योर मास। तो डेंसिटी है 1000, लेंथ है आपके पास 0.8, 4 और 2। आंसर बताएं, क्या 6700 आ रहा है नहीं आ रहा? MGH नहीं लगेगा ना?
प्रेशर थोड़ी मांग रहा है ओ, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी मांग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी मांग रहा है। पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं, डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा, मास ओवर वॉल्यूम। और तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है कहाँ? 6,400 ईशान, आर यू श्योर 6,400 आ रहा है? मेरी इत्तला के मुताबिक एग्जैक्ट आना चाहिए 6,700। दोबारा चेक करे कोई और, चेक करो। चल पानी ला दो बेटा। 6,720। अब मेरी बात सुने गौर से, इस सवाल को समझो, आपके ईयरली पेपर सेशन का फायदा क्या है। इन दो नंबर को समझो। पहला मार्क है C1, दूसरा मार्क है A1। यहां से लेके यहां तक ये आपको मिला C1, ये आपको मिला A1। और से समझना, जब तक आप अपनी एक एक स्टेप को शो नहीं करोगे, आपको मार्क्स नहीं मिल सकता, ना मिलेगा, ना दिया जाना चाहिए। अपनी आदत बना लें कि आपको एक एक स्टेप करना है। मैंने पैरेंट फॉर्मूले से लेके ड्राइव वैल्यूज आंसर एक एक चीज लिखी। कितनी देर लगी मुझे? 5 मिनट भी नहीं लगे। ठीक है, आगे बढ़ने की इजाजत है। डिफाइन प्रेशर। अभी कहीं पे मैं पास पेपर करा रहा था, तो मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि 2018 से पहले वो एक हरकत किया करता था कि वो इटैलिक कर दिया करता था, टेढ़ा कर दिया करता था। 2024 के बाद से मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो इन्वर्टेड कॉमास बना देता है। तो अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे और उसको बताएंगे कि आप किस स्टेट की बात कर रहे हैं। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया लिखना अच्छी बात है, बट अगर आप उससे पहले ये लिखते हैं कि यू आर रेफरिंग टू सॉलिड्स, तो आपका आंसर और स्ट्रांग होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लिख दो तो बुरा नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, फॉर सॉलिड्स इट डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट। अब मेरी बात गौर से सुनो, आप मेजॉरिटी लिख के आओगे पर यूनिट एरिया, विच इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। पर यूनिट एरिया नहीं है। मेरे किसी भी नोट्स में उठा के देख लो, लेक्चर में उठा के देख लो, मैंने पर यूनिट एरिया ही नहीं की कहीं पे भी। पर यूनिट और कांटेक्ट एरिया इज वे मोर डिफरेंट देन द एरिया। ये आपको तफसील से थ्योरी में बताया था। आपको पूरा B1 मिल। क्या मेरी बात समझ में आई? अब मार अगर 2 नंबर को, तो आप उसको यूनिट वगैरह की बात कर लें, इसकी क्वांटिटी की बात कर लें। अब आप लगाएंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स निकलेगा मास इंटू ग्रेविटी, और एरिया निकलेगा जो कि एरिया इन कांटेक्ट होगा। अब एरिया इन कांटेक्ट में इस हाइट का कोई है? कोई काम नहीं है। पानी जो है यहां से एरिया इस जमीन के साथ कांटेक्ट, और यहां से कांटेक्ट में। ठीक है, तो जो अगर मैं एक बात सुनिएगा और से, अगर मैं इसको कहूँ 0.8, तो एरिया मैथ्स के हिसाब से क्या होता है? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2.1, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 4, ये होगा आपके पास एरिया। जबकि प्रेशर कौन सा है? जो कांटेक्ट एरिया हो। कांटेक्ट एरिया क्या होगा? 2.4। क्या मेरी बात समझ में आती है? आंसर बताइए प्रेशर का। यस, ऐड करेंगे। खुला हुआ है ना, ऊपर से प्रेशर आ रहा होगा। ऐड करेंगे। बल्कि नहीं ऐड करो, नहीं ऐड करो, क्योंकि उसने बेस पे पूछा, टोटल प्रेशर नहीं पूछा। पसी दोबारा देखो, उसने क्या कहा, इस पानी की वजह से इस बेस पर, यहाँ पर और यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा वो चाहिए। तो आपने क्या कहा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन कांटेक्ट एरिया। अब कांटेक्ट एरिया में 0.8 तो आएगा नहीं पसी, क्योंकि ये तो हाइट है, इसका क्या ताल्लुक?
तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले तो आप फोर्स को निकालें। फोर्स कैसे निकलेगी? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय जी। मास कितना निकाला था? 6720। और ग्रेविटी की वैल्यू बच्चे को भी पता है, 9.81। अब कॉन्टैक्ट एरिया क्या है? 4 × 2.1। आंसर बताइए। हुसैन खान, प्रेशर इन लिक्विड्स वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं करेंगे? कर लो, रॉ जी एच से भी वही आएगी, कोई फर्क नहीं है। एच डेप्थ हो जाएगी वहां पर। अब मैं उससे भी करवा देता हूँ। आंसर बताएं। 7840। यूसुफ जरा उससे करके देना मुझे, रॉ जी एच से बेटा। पास्कल्स। सॉरी, ये न्यूटन होगा ना, फोर्स मांग रहा हो। नहीं, प्रेशर मांगा ना। प्रेशर पास्कल्स होगा। यूसुफ। आगे बढ़ते हैं। द वाटर इन द पूल इज इनिशियली एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और फातिमा, प्रेशर कैसे निकाला? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह मास इंटू ग्रेविटी करो, और एरिया की जगह आप 4 × 2 क्योंकि यही दोनों कॉन्टैक्ट एरिया होंगे ना फातिमा। फिर वो क्या कह रहा है कि द वाटर इन द पूल इज इनिशियली एट टेम्परेचर 10 डिग्री। ठीक है। द टेम्परेचर राइजेस व्हेन द दिस मच एनर्जी, ये क्यू हो गया, ये T1 हो गया। वो कह रहा है हीट कैपेसिटी स्मॉल सी ये है, फाइनल टेम्परेचर TF निकालो। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर नहीं मांगा गया है। ठीक है। फाइनल टेम्परेचर T2 की वैल्यू। अच्छा जी। अब आपके पास TF निकालने का फॉर्मूला क्या है? पहले तो आप इसको समझें। Q इज इक्वल टू MC∆T फॉर्मूला है। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू MC∆T। इसमें Q क्या है? एनर्जी, वो गिवन है। M है मास, निकाल लिया आपने। C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गिवन है। पहले डेल्टा T निकालेंगे, फिर उससे फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे। तो अब आपके पास क्या हुआ? 5.1 एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल टू, मास कितना निकाला था? 6720। सी कितना था? 4200 इंटू डेल्टा टी। ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लायर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5.1 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 6720 इंटू 4200। कोई मुझे बताएगा आंसर? कोई आंसर बताएगा बेटा? मेरी आवाज आ रही है? RS 28। डेल्टा टी इज 28। उसने मुझसे चेंज इन टेम्परेचर तो नहीं मांगा। उसने क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल टेम्परेचर? तो डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा टी 28 है, फाइनल चाहिए, इनिशियल 10 था। तो आप फाइनल के लिए क्या करोगे? 18। 18 आया है।
फाइनल आंसर इज 28। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब बड़ा पुराना है आपका कॉन्सेप्ट कि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे वो लीव हो जाते हैं क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो लीव कर जाएंगे, जिसकी वजह से एवरेज कम हो जाएगा। एवरेज कम होगा तो आपके पास कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। ये पूरी कहानी लिखनी है तो लिखना शुरू करें। दी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स will leave the surface of the liquid due to increased kinetic energy, which causes reduction in the temperature and causes cooling effect। कोई मसला नहीं। हाँ, पार्टिकल्स लिख सकते हैं हुसैन खान। मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स एक ही चीज है, कोई मसला नहीं। यहां तक बताएं जी, क्लियर है? आगे बढ़े। Changes to the factor in the environment of the swimming pool can cause an increase or decrease in the amount of evaporation। Two changes in the environmental factors। Environmental factor यानी wind speed और humidity। सरफेस एरिया एनवायरनमेंट का नहीं है, ठीक है। सरफेस एरिया इज आप क्या कहेंगे, मैकेनिकल आउटपुट। तो आपके पास विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। आप टेम्परेचर भी लिख सकते थे, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग भी लिख सकते थे। Figure 3.1 shows a solar powered charger connected to a cell phone। The battery inside the cell phone is charged by the solar power charger। Complete figure 3.2 show the usual energy transfer। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है वो एक तरह की न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। वो आ रही है इलेक्ट्रिक में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चार्जर, और उसका जो आउटपुट है वो केमिकल होगा। जब फोन यूज करोगे तो ये केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द बैटरी टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू चार्ज ऑन अ क्लाउडी डे। इतना इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा ना दानियाल, वो कह रहा है कि बैटरी ज्यादा देर क्यों लगेगी। इतनी एनर्जी नहीं है ना, क्योंकि क्लाउड है, इतनी एनर्जी आ नहीं रही है। बेटा फातिमा 2024 पेपर 2 2। लेस एनर्जी एब्सॉर्ब ड्यू टू क्लाउड्स। पढ़ाने दो और हम इनको जाओ, ठीक है। ये नोच देगा पूरा माइक समझ, जाओ इसको लेके जाओ। डन, आगे बढ़े। आफ्टर यूज द आउटसाइड सरफेस ऑफ द सेल फोन इज फॉर्म। जाहिर सी बात है, अभी जब मैं ये क्लास खत्म करूंगा तो आप सबके दिमाग भी गर्म हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत काम हुआ, फ्रिक्शन हुई, एनर्जी अब्जॉर्ब हुई, एनर्जी रिलीज हुई, थोड़ा मूवमेंट हुई, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है। व्हेन स्विच्ड ऑफ द सेल फोन कूल्स डाउन। नेम एंड डिस्क्राइब द थ्री प्रोसेस बाय विच द थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज द सेल फोन कूल्स डाउन। क्या होगा? एक कंडक्शन होगी, एक कन्वेक्शन होगी, और तीसरा रेडिएशन, है ना। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन एज द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट। किस चीज के? उस सेल के। बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। अब एक नंबर है तो इतनी लंबी नहीं कर रहा। कन्वेक्शन एज द एयर अबव द सेल, या जो भी चीज है, will get less dense
है ना, and are replaced by molecules having higher density। मैं गलत तो नहीं जा रहा? कन्वेक्शन, कंटिन्यूअस एनर्जी ट्रांसफर, continuously in terms of infrared रेडिएशन। कोई परेशानी बेटा? इट टेक्स 4.5 आवर्स। इस आवर्स का मतलब टाइम कन्वर्ट होगा लाजमी। विद एन एवरेज करंट ऑफ 300 मिली एम्पियर, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज यानी क्यू दैट एंटर्स द बैटरी, गिव द यूनिट ऑफ योर आंसर। अब सबसे पहले तो आपका फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी, लेकिन ये टाइम है हमेशा सेकेंड में। तो अब आपके पास ये मिली एम्पेयर से भी कन्वर्ट होगा क्योंकि एम्पेयर स्टैंडर्ड यूनिट है। तो अब आपके पास क्या होगा? Q चाहिए 300 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -3, यानी मैंने डिवाइड बाय 1000 कर दिया उसको, मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड में जाना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड, यानी कि 3600। आंसर बताओ। 3600 आ रहा है? नहीं नहीं, चौर आ रहा होगा यार। ये चेक करो, रिकॉर्ड हो रहा है 4860। प्रभाव क्या कर रही हो बहन? 4860, इतना छोटा आंसर थोड़ी आ सकता है। हाँ, राउंड ऑफ करके माहम वो 4900 हो गए, सही। अब आपका यूनिट क्या होता है? हजरत कोलंब ने दरियाफ्त किया था चार्ज, तो उनके नाम पे सी यूनिट है। एक सी आपने पढ़ा है सेंटीग्रेड, लेकिन उसमें डिग्री का साइन आता है। अल्लाह के वास्ते डिग्री का साइन या नहीं बना दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती होती है, ये मत करिएगा। सी इज फॉर कोलम्ब। क्लियर? फिगर 4.1 shows light ray passing through a triangular glass prism, state the value of angle of incidence at point P। हमेशा दो चीजें याद रखिएगा। दो चीजें क्या याद रखनी है? मैं जरा पेन यूज कर लूं। एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ 90 करेंगे तो ये भी 90, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ भाई यहाँ पर? एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे हिसाब से 0 डिग्री है, क्योंकि एंगल कैसे मेजर करते थे? नॉर्मल से माइनस करके। अब आपके पास 90 -90, तो आंसर 0 हुआ ना भाई। अब आर पर आपने प्रोटेक्टर से नॉर्मल बनाना है। मैं स्केच कर रहा हूं, जिस जिसके पास भाई देखो एंगल ये है, तो तुम 90 में से ये वाली वैल्यू माइनस करते तो ये आता है ना दानियाल, है ना? अब अगर ये भी 90 और ये भी नहीं, तो 90 -90 इज व्हाट? 0। ईशल अब क्लियर है? देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, ये देखो, साफ करते हैं, ये देखो, ये क्या है? 90 है या नहीं है? ठीक है। अब वो कह रहा है कि आर पर नॉर्मल बनाओ, तो आप में से जिस जिसके पास ये हार्ड कॉपी में पेपर है, पेंसिल स्केल से प्रोटेक्टर लो, यहाँ रखो प्रोटेक्टर ऐसे, यानी 180 की लाइन यहाँ आनी चाहिए और यहाँ आनी चाहिए, और 90 डिग्री पे लाइन बनाओ, यानी ये एंगल कितना होना चाहिए? 90। क्लियर? Label the angle of incidence. State two conditions needed so that no light refracts from the glass into the air. ये मैंने आज टीपी जौहर में पढ़ाया कि द लाइट रे, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल
याद है ना? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तो बेंड करके बाहर चली जाएगी, अगर बराबर होगा तो पैरेलल मूव करती रहेगी, और अगर ज्यादा होगा तो मीडियम के अंदर वापस आएगा। दूसरा, द रे, ये द लाइट रे शुड बी मूविंग। यूसुफ, मुझे IUSS GC वालों की और SP वालों की अटेंडेंस सही है अलग से। फ्रॉम डेंसर टू शैलो। क्लियर जी, आगे बढ़ने की इजाजत है? आगे बढ़ने की इजाजत। Information is sent across the internet using pulses of visible light through long thin glass fiber optic की बात कर रहा है, लंबी कर रहा है, and electrical signals through copper wire. State the name of one other type of electromagnetic radiation used to transmit information through long thin glass fiber. आप इंफ्रारेड यूज कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट नहीं होती, वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। इंफ्रारेड और विजिबल लाइट यूज होते हैं, तो आपके पास आंसर क्या है? इंफ्रारेड। ग्लास फाइबर कॉपर वायर से क्या एडवांटेज है? नोट्स में लिखा हुआ है। गामा वेव नहीं होती दानियाल, गामा वेव से सिर्फ कैंसर होता है। ठीक है, पहला एडवांटेज है लेस लॉसेस, हाईली सिक्योर। आपको कंप्यूटर के टीचर ने एक नाम दिया होगा, नहीं रेडियो भी नहीं, आपके कंप्यूटर के टीचर ने बैंडविड्थ का एक टर्म बताया होगा, तो जरा कंप्यूटर वाले बैंडविड्थ बताओ जरा, बैंडविड्थ क्या होती है? हाईली एक्यूरेट। ठीक है जी, आगे बढ़े। हाँ सही है, फास्टर ट्रांसमिशन या हाई ट्रांसमिशन स्पीड, जीते जा रहे हो तुम लोग। अब आया जी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सवाल। And in initially uncharged rubber balloon is rubbed with a woolen cloth। सही है। अब जब ये रब किया गया उसके बाद कह रहा है बलून में नेगेटिव आ गए। अब मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए वो नेगेटिव है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए वो पॉजिटिव, और जब ये दोनों बराबर हो तो वो न्यूट्रल है। क्लियर? तो आपके पास बलून गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, बलून ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, और वुलन क्लॉथ लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड नाउ हैज अ पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आती है? जी आयशा शिराज, बल्कि एक काम करो ना, GC का कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? GC का कोई लड़का नहीं है दानियाल, बल्कि नहीं, एक काम करो। आ, छोड़ो यार, इतनी लंबी होगी। तुम्हें फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं तो भी नुकसान है, फ्री के मार्क्स नहीं मिल रहे तो भी नुकसान है। ये हो गया, आपको 2 नंबर मिल गए। यहाँ का B1 आ गया और यहाँ का B1 आ गया, इंडिपेंडेंट मार्क्स दोनों के मिल गए। एक्सप्लेन व्हाई द बलून स्टेज नेगेटिवली चार्ज फॉर अ लॉन्गर टाइम। भाई वो इंसुलेटर है ना, उसको उंगली लगाओगे उससे करंट बाहर तो नहीं निकलेगा, अब जो चार्ज आ गया। अगर ये मेटल कंडक्टर हो तो मैं ऐसे उंगली लगाता, करंट मेरे थ्रू पास कर जाता। वो इंसुलेटर है, रबर है ना? इट इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर ड्यू टू विच फ्लो ऑफ चार्जेस इज नॉट पॉसिबल। एज अ रिजल्ट it will remain negative for a longer period of time। क्या मेरी बात समझ में आई? नेगेटिव इंसुलेटर की बात नहीं कर रहा, इंसुलेटर है इसलिए नेगेटिवली चार्ज जो है वो मूव नहीं करेंगे उससे।
रबिंग द बलून causes the temperature of the air inside it to rise। ऐसी बात है, जब आप रब करेंगे तो प्रेशर टेम्परेचर चेंज होगा। उससे प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है? जब आप रब करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। कौन से मॉलिक्यूल्स? बलून के अंदर के। वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग विद वन अनदर एंड विद द बलून, जिसकी वजह से फोर्स होगी, फोर्स की वजह से प्रेशर होगा, प्रेशर की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा? बताइए। कौन है जिसको कह रहा है दोबारा समझा दें? दानियाल, दानियाल क्लियर है? नहीं है? दोबारा समझाऊं? जीते रहो यूसुफ। आगे बढ़े। बिल्कुल लिख सकते हैं यूसुफ भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अगला सवाल जी, सर्किट्स। पहले तो बताओ कौन सा सर्किट है ये? सीरीज। जैसी सर्किट आए ना, पेंसिल से बराबर में लिख लेना। सीरीज, करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट। याद हो जाएगा ये। 240 ओम है, इसकी वैल्यू पता नहीं। There is a lamp near the circuit. Light from the lamp is incident on the LDR when the lamp is switched on. दो वोल्टेज टाइम ग्राफ दिए हुए। स्टेट ओम्स लॉ, फ्री का मार्क, वो भी 2 नंबर। फॉर एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the voltage provided physical parameters। कौन से फिजिकल पैरामीटर्स? एग्जाम्पल, लेंथ, एरिया, आर कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल, लेंथ एरिया टेम्परेचर एक ही बात है। मेरे पास जगह कम थी, आप लेंथ एरिया की जगह टेम्परेचर लिख दीजिएगा। कोई परेशानी? तमाम स्टूडेंट यस या नो में जवाब दें, और अपने अपने क्लास ग्रुप में मैसेज करें, सर बाद ये रिकॉर्ड तो करें लेकिन ये रिकॉर्डिंग हम कहीं नहीं डालेंगे। आप क्या कह रहे हैं? हाउ द ग्राफ लाइन शोज दैट द ओम्स लॉ अप्लाइज टू द एलडीआर। कैसे पता लग रहा है कि ग्राफ की जो लाइन है, इससे कि ये ओम्स लॉ अप्लाई हो रहा है? एक, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। दूसरा स्ट्रेट लाइन है।
प्रोपोर्शनैलिटी में बढ़ रही हैं, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, x इज डायरेक्टली का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट ग्रेडियंट। तो ये दोनों लाइंस कांस्टेंट ग्रेडियंट की हैं, स्ट्रेट लाइन है, तो आपका क्या आएगा, बोथ लाइंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड हैव कांस्टेंट ग्रेडियंट। क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़े। use values from 6.2 to explain the effect of light on the resistance of the LDR। अब यहाँ कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन क्या है, गौर से देखें। आपको दोनों की रीडिंग निकालनी पड़ेगी। जब लाइट ऑफ है उस वक्त की रीडिंग निकालें, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई से। वी कितना है 8, आई कितना है 0.06। आंसर बताओ। आंसर बताओ। 133 ओम। और फिर जब लाइट ऑन है, क्या आ रहा है इसका 80। इसका मतलब क्या हुआ, जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा थी तो रेजिस्टेंस कम, यानी जब लाइट ऑन थी उस वक्त रेजिस्टेंस कम थी। जब लाइट इंटेंसिटी कम हुई रेजिस्टेंस बढ़ गई, सामने नजर आ रहा है। देखो, जब लाइट ऑन थी उस वक्त की रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, 80 ओम, यानी जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा थी। और जब लाइट ऑफ थी उस वक्त की रेजिस्टेंस क्या आ रही है, 133। क्या ये बात समझ में आती है? इट शोज दैट, क्या रिलेशन पता लगता है कि लाइट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मैंने ये रिलेशन लिखा है, आप पूरी वैल्यू लिखेंगे, क्लियर। इनवर्सली, हाँ। नाबा। अब वो क्या कह रहा है, लैंप ऑन हुआ, इसका करंट 0.5 है, करंट निकाल के दो, सीरीज था ना, तो जो एलडीआर का करंट होगा वही फिक्स रजिस्टर का होगा। तो आपके पास क्या आंसर आया, 0.050 एम। क्या ये बात समझ में आई? अब वो क्या कह रहा है, वोल्टेज निकाल के दो। अब आपने काम शुरू करा। 0.05 यहां कहीं आया होगा, उस वक्त वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 4। ऐसे ही है ना। मुझे क्या चाहिए, बैटरी का वोल्टेज चाहिए ई। अब मेरे पास यहाँ का करंट है, यहाँ की रेजिस्टेंस में यहाँ का वोल्टेज निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? क्या आंसर आ रहा है? जी रोहान। मैं अभी समझा देता हूँ बेटा। रोहान, ये कौन है जो हार्ट भेज रहा है, जाहिल। बात ये 9.6।
सर करंट सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा करंट सेम रोहन भाई? क्या आंसर क्या आ रहा है? अभी रोहन भाई से पता करते हैं। 9.6। अगर 4 वोल्ट यहां था और 9.6 वोल्ट यहां था, तो इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये नहीं आ जाएगा। हाँ, तो मैंने भी तो यही कहा मेरी जान, मैंने कौन सा तुम्हें अलग इंग्लिश में फारसी में बोला है। कितना हो गया आंसर? 9 + 4। 10 में से हमने छठा सवाल कर लिया है। ठीक है। 13.6 वोल्ट। 3 नंबर क्यों इसके अब समझ में आया? पहले करंट निकाला, फिर वोल्टेज निकाला, फिर ऐड किया, कोई एक स्टेप खा जाओगे, एक नंबर चला गया। आगे बढ़े। A plotting compass contains a needle. The needle is a small magnet that can rotate about a fixed center. Show the plotting compass. अगर ये साउथ है तो यहाँ क्या होगा? दोबारा देख लो तैमूर। उसने कहा 0.4 एम्पियर पे वोल्टेज निकालो, कितना है? 4। यहाँ का 4 वोल्ट था, करंट कितना है पूरे में? 0.04 एम्पियर। बताता हूँ, रुक जाओ। अब यहाँ की रेजिस्टेंस है, यहाँ का करंट है, यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास वोल्टेज आ जाएगा बैटरी का। अब क्लियर है? रोहान एंड तैमूर। सुमान किधर गायब है? सुमान भी नहीं है। मुस्तफा, नबा, सारा, रुबाब, क्लियर? आगे बढ़े। तो मैं मेरे को वैल्यू गलत कर रहा हूँ, और को कितना बता रहा है? 0.05 है ना, सॉरी मुझसे गलती हो गई है, करंट गलत लिख दिया मैंने। 0.05 एम्पियर है। यानी यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा 0.05 होगा। क्या आ रहा है? 12 वोल्ट। क्या पूरा आंसर बता रहे हो या अफान, या सिर्फ इसका आंसर बता रहे हो? अच्छा, इसका 12 है और इसका 16 है। हो जाती है, सुबह से पागल की तरह पढ़ा रहे हैं, बाय मिस्टेक हो जाती है। यानी ये कितना हो गया? ये 16 हो गया। अच्छा जी। अब यहाँ सवाल आया जी, नॉर्थ क्यों? क्योंकि आपको मैग्नेटिज्म में पढ़ाया गया था कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट बना था, तो साउथ किधर अट्रैक्ट होगा? नॉर्थ की तरफ होगा ना। साउथ साउथ की तरफ तो अट्रैक्ट हो नहीं सकता। तो आपके पास अगर ये यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ नॉर्थ है, तभी तो इसका साउथ यहाँ पॉइंट कर रहा है, और अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है ना भाई? और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो किधर होगी डायरेक्शन? पी पे, अपवर्ड। Describe how the compass is used to plot the magnetic field line that passes from one point to another through P. तफसील से आंसर लिखिएगा, मैं इसको मैग्नीफाई कर रहा हूं ताकि आप सब कॉपी कर सकें। साथ साथ लिखना।
पढ़िए सुकून से। 2 मिनट ले लें लेकिन पढ़ें। जान, सब कुछ समझ आया है? कोई ऐसा जिसको जरा से भी गड़बड़ हो? नहीं है ऐसा। डायरेक्ट आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया। उस पीस ऑफ पेपर पे आपने बार मैग्नेट रखा। जिस तरफ अर्थ का नॉर्थ हो, बार मैग्नेट का नॉर्थ भी उधर ही होना चाहिए। ठीक है। फिर आपने किसी एक साइड पे कंपास रखा और पेंसिल से मार्क करना शुरू करा जिधर पॉइंटर डायरेक्शन दे रहा है। पूरी दोनों तरफ रिपीट किया स्टेप सो दैट यू गेट द कंप्लीट पिक्चर। फरहीन एंड तैमूर, क्या ये क्लियर है? रोहान, क्या समझ में नहीं आया? फरहीन एंड तैमूर। रोहान देखो, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और जमीन का बार मैग्नेट का नॉर्थ एक लाइन में रख के आपने सिर्फ पॉइंटर से डायरेक्शन बनाई, इसमें इतना क्या रॉकेट साइंस? रोहान ओके करो, मैं आगे बढ़ूं। ताकि पूरा इमेज आ जाए ना। मुझसे कल पूछ लेना सुबह में, ठीक है रोहान, टीपी नॉर्थ पे। डिस्क्राइब हाउ टू यूज द compass to determine the direction of the magnetic field line at P. Place the compass at P to note down the direction of the magnetic field. डिस्क्राइब का तैमूर लिखना है। एरो नहीं बनाना। मार्क नहीं लिखा हुआ, डिस्क्राइब लिखा है। इंग्लिश अच्छे टीचर से पढ़िए। अब क्या कह रहा है? फिगर 7.2 shows the apparatus a student uses to produce an alternating current। ये सोलेनोइड केस याद आया कुछ? कि ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट को जब हम दूर रखेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक नहीं जाएगी, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा, कोई वोल्टेज नहीं होगा। लेकिन जब ये मैग्नेट इसकी तरफ जाएगा तो जो पोल यहाँ होगा वो पोल यहाँ आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वर्क डन होगा, वर्क डन की वजह से वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो वो पूरा लिखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? हाँ जी, तैमूर भाई कहानी लिखनी है। when the magnet is moved towards the solenoid। हम जनरल लिखते हैं, हम टूवर्ड्स और अवे दोनों लिख देते हैं। due to magnetic flux there is a work done which causes induction of current। वोल्टेज भी लिख सकते थे। क्या ये बात समझ में आती है? अब मुझे ये पता है कि मुझे डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट दैट प्रोड्यूसेस एन एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज। ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करनी है 0.5, तो यानी हर 2 सेकंड में आपकी मूवमेंट ऐसे होनी चाहिए।
विद इन 2 सेकेंड आपकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो। क्यों? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। अब अगर फ्रीक्वेंसी 0.5 चाहिए तो टाइम पीरियड 2 होना चाहिए, है ना। 2 सेकंड के अंदर ऐसे मैग्नेट गया बाहर आ गया, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0.5। अगर आपने इसको चेंज किया तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। क्लियर? यस या नो? उसने क्या कहा, दोबारा सुनो। उसने कहा कि मुझे ऐसा वेव बना के दो जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.5। ठीक है, मुझे पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/पीरियड है। अगर फ्रीक्वेंसी 0.5 चाहिए तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 2। बेसिक मैथ। यानी मैग्नेट गया वापस आया, पूरी ऑसिलेशन हुई ना, ये 2 सेकंड में होनी चाहिए। क्योंकि अगर 2 सेकंड नहीं होगा दानियाल, फ्रीक्वेंसी 0.5 नहीं आएगी। यस। डिस्क्राइब हाउ द सेंटर जीरो एमीटर शोज द करंट इज एसी रादर देन डीसी करंट। क्यों भाई? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पूरी ऑल्टरनेटिंग करंट साइकिल बन रहा होगा। मेरी बात समझ में आई? अब वो क्या कह रहे हैं, अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो मैग्नेट्यूड भी बढ़ेगा। तो याद करो, मैंने तुम लोगों को टेब्यूलर फॉर्म भी कराया है एसी जनरेटर का, और मैंने तुम लोगों को ग्राफ भी बताया था। मैंने क्या कहा था कि अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका टाइम कम होगा, टाइम कम होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो आउटपुट क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। कौन सा वाला तैमूर? थ्री। देखो बात सुनो, वो कह रहे ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, ये मीटर पे कैसे पता लगेगा? तो आपका आउटपुट पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी पॉइंटर जीरो है ना। पहले इधर जा रहा होगा, फिर इधर जा रहा होगा, फिर इधर जा रहा होगा, फिर स्विच कर रहा होगा। तो ये बताता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है। फिगर 8.1 shows a picture of nebula formed by a supernova. What is the term supernova? Explosion in the deep space due to which immense amount of energy is released suddenly। क्या मेरी बात समझ में आई? थकना शुरू हो गए बच्चे। प्रोटोस्टार नेबुला में कैसा बनता है? हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कोलैप्स करते हैं, अट्रैक्शन होती है, पत्थर अट्रैक्ट होते हैं, प्रोटोस्टार बन जाता है। याद है?
हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है जी? मिल्की द वे। लाइट ईयर की डेफिनेशन आप सबको कराया था, कोलैप्स मतलब फ्यूजन। ठीक है मार्क। लाइट ईयर की डेफिनेशन लिखवाई थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट रे इन 1 ईयर। 365 डेज भी लिख सकते थे। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन अराउंड अ ब्लैक होल इज दिस। द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज दिस 2600,000 लाइट ईयर। एक ईयर इतना है, स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, स्पीड निकालनी है। करके देख, ट्राई करें। निकालें। स्पीड निकाल के तो यार मेरी हिम्मत नहीं हो रही भाई, प्लीज। आ रहा है। ठीक है। सबका यही आ रहा है या अलग आ रहा है? स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जो गिवन है टाइम, 26,000 मल्टीप्लाई बाय गिवन वैल्यू। रेडियो एक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज प्रेशर और ह्यूमिडिटी। अल्फा पार्टिकल हीलियम जैसा, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। सही है। अब ये सवाल बड़ा यूनिक था, आज मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछने लगे कि सर आपने यही पेपर क्यों सिलेक्ट किया। मैं आपको एक बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज दूं, कैम्ब्रिज में कभी डायग्राम बनाने को नहीं आती। 2024 के इस पेपर में 2 नंबर की सही, लेकिन डायग्राम बनाने को आ गई। तो अब आपके पास मैं आपको यहाँ पे वो दिखा रहा हूँ डायग्राम्स। ठीक है। वो आप एज इट इज, हमारे बेटे साहब के कांड है, सॉरी। ये है आपके पास स्पार्क काउंटर। और ये है आपके पास जीएम ट्यूब। क्लियर? 200% चांस है बॉस। नहीं इब्राहिम, 140, 125 था। ये बनाने के लिए आई थी भाई। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। बची भाई बनाना है। पीडीएफ में है ये। पीडीएफ अभी मैं भेजूंगा, उसमें देख लेना, ठीक है। बनाना तो पड़ेगी, स्केच बना दो, लेकिन आ सकता है, ठीक है। हाँ तो मैंने दोनों बना दिए ना, जीएम काउंटर। ठीक है। और स्पक काउंटर एक ही बात है। Describe how the emission of alpha particle is shown as random in the apparatus you describe.
आप all the particles are moving in random direction. आगे बढ़े। A radioactive source produces 120 tracks. ये क्या है? Initial value. 6 hour later ये क्या है? H. 15 tracks ये क्या है? Final value. हाफ लाइफ निकाल के दो। पेपर 2 का सवाल। n is equals to 1/2 की पावर n into n naught. 15 is equals to 1/2 की पावर n into 120. 15 divided by 120 is equals to 1/2 की पावर n. 15 divided by 120. 1/2 की पावर 3. बेसिस सेम पावर एट। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था? गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ साइकिल्स। 6 hours divided by 3. 2 hours. कोई मसला? एंड ये चैप्टर और ये पेपर कंप्लीट। कल सैटरडे पेपर होगा November 22 पेपर 2 संडे June 21 पेपर 2 पहले सॉल्व कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से आपकी आसानी हो। सॉल्व करें और उसको समझें। क्लियर? आउट ऑफ 10 अपनी वर्किंग रेट करिए प्लीज।